कमांडर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा आखिर में कंक्लूजन की, इतने राज्यों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 जनवरी को। क्या 12 जनवरी को ही सरकार को चेत जाना चाहिए कि अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ती रही तो इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक सरदर्द बन सकता है, और हो सकता है कि 2024 में उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि रीढ़ की हड्डी, ये विश्वकर्मा है सभी। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा काम नहीं होगा तो सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। जब ये पेंशन अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको समझ रहे थे कि बुढ़ापे में हमारे रीढ़ की हड्डी बनेगी ये पेंशन, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को ही सरकार ने निकाल के अलग कर दिया है। और बुढ़ापे में जब ये आत्मनिर्भर बन सकते थे अपने पेंशन के बदौलत, जहां पे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और या अपने बच्चों के पढ़ाई में ही या बिटिया के शादी में ही उस पैसे को लगाना चाहते थे, तो वो पैसा तो इनके हाथ में कभी आ नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि उस 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए जो इनके जमा है पेंशन फंड में, उससे रोटी तक नहीं खा सकते हैं जो 1,000-1,200 रुपए आज इनको मिल रहा है। वही बुजुर्ग अपने रिटायरमेंट के बाद 70-70 साल, 80-80 साल की उम्र में अपनी कह रहे हैं कि इस जीवन से तो ना जीना ही बेहतर है, और चाहते हैं कि आत्मनिर्भर जो बनना था अपने पैसे से, उनको उनको मोहताज बना दिया गया। जो बच्चों पे मोहताज होना तो एक अलग चीज है, सरकार ने सारे बुजुर्गों के अपनी मोहताज बना दी। जो सरकार लोगों की मोहताज होती है, वो सरकार ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि लोग सरकार पे मोहताज है। खैर, ये डेमोक्रेसी है, ना सर सदा किसी की सर रही है ना सदा किसी की रहेगी, ये तय है। प्रधानमंत्री ने जो वचन हमको दिया है वो निभाएं। बीजेपी पार्टी ने जो मार्च 2014 में दिया है वो निभाए। ऐसे नहीं होता है कि इलेक्शन का बोलना था तो बोल गए, ऐसे नहीं होता है। लोगों की भावनाएं हैं उसके प्रति, उनका अपना उसमें वजूद का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। और ये अगर हमारे भारत के विश्वकर्मा की ये हालत है तो ये बहुत बुरी बात है। वृद्धों का शाप ना सरकार को छोड़ेगा ना देश को छोड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। इस देश में पेंशन का टेंशन पहली बार पेंशनर्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। पेंशन का टेंशन इस सरकार को बड़े पैमाने पे आज के वक्त में हो रही है, चाहे किसी भी तरीके का पेंशन हो। आज के वक्त में ईपीएस पेंशनर, ईपीएस 95 के पेंशनर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका पेंशन बढ़ाया जाए, उनकी फैमिली पेंशन को भी बढ़ाया जाए, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। और जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल नौकरी करी हो, उनको महज आज के वक्त में औसत 1100 रुपए महीने मिल रहे हो, तो क्या 1100 रुपए महीने में उनका गुजारा चल सकता है? जिनकी 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 तनख्वाह रही हो, और उनको पेंशन मिल रहा है किसी को 1,000 रुपए, किसी को 1,500 रुपए। तो ऐसे ऐसे पेंशनर्स की तादाद करीब करीब 75 लाख है, और 8.5 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जो मौजूदा वक्त में अंशदान कर रहे हैं। तो करीब करीब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों वोटर्स, 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इंडिविजुअली सरकार के लिए सिर्फ ईपीएस 95 के मुद्दे पे टेंशन बनी हुई है। क्योंकि चुनाव है, और चुनाव जीतने के लिए वोट तो चाहिए। हमारे साथ अलग अलग राज्यों से एक बार फिर से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ है सी राजेंद्रन है तमिलनाडु से, ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, सुभाष जी हैं, आशा जी हैं, और तपन दत्ता जी हैं, और ऑफ कोर्स सबको लीड जो कर रहे हैं कमांडर राउत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे आता हूं मैं तपन जी के पास। तपन जी, आप किस राज्य से हैं, और जो नेशनल एजुटेशन कमेटी ने फर्दर जो विरोध का प्लान बनाया है जनवरी में, और उनका कहना है कि बिना जीते हम जाएंगे नहीं, तो आप किस राज्य से हैं और क्या प्लान किया है खास करके 12 जनवरी के लिए? 30 जनवरी से तो दिल्ली में अनशन है ही, 12 जनवरी के लिए क्या प्लान है ईपीएफओ के ऑफिस पे? नमस्कार जी, मैं तपन दत्ता, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, कलकत्ता से। अभी मैं वेस्ट बंगाल जो ब्रांच है एनएससी की, उसका प्रेसिडेंट हूँ। आप जानते ही है, बाकी तो सारे कहानी जो जो हुआ इस बार, दिल्ली रामलीला मैदान, इसके बाद जंतर मंतर, जो हमारे जो बुजुर्ग आदमी जो भी है बहुत जगह जगह से आए थे वहां, क्योंकि सबको आपको क्योंकि पेंशन क्या मिल रहा है, आप बोला पेंशन का टेंशन, क्योंकि किराए तक नहीं था बहुत आदमी का पास। तो समहाउ कैसे भी करके वहां पहुंचे, कोई गुरुद्वारा में रहे,
कोई धर्मशाला में रहे। इसके बाद भी जो करीब 80-87 हजार आदमी हम लोग इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में चेन हंगा स्ट्राइक था। एवरी स्टेट वेयर। तो इसके बाद तो सरकार ने जो भी आश्वासन दिया, आश्वासन को हालांकि 2016 से ही मिल, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज तो मैं दूंगा, जो ये धोखाधड़ी वर्ड तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज बावजूद भी अभी कुछ नहीं हुआ। मतलब एक फाइल प्रधानमंत्री तक मिली, अब बोले इसके ऊपर, मतलब ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो ठीक, बाकी समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपको पता है, क्योंकि इस बार हम सचमुच जो बोलते हैं ना, दीवार में पीटा गया, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा मर जाना भी अच्छा है। क्योंकि हम लोग सारे प्लान कर लिया इस बार, क्योंकि जंतर मंतर जो हुआ, इसके बाद आश्वासन दिया, इसके बाद लुधियाना में मिले जो हमारा ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर सर, इसके बाद हिंगोली में मिले, इवन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा मीटिंग भी हुआ, लेकिन हमको ऑथेंटिक कुछ भी नहीं आया। लेकिन जो भी ऑथेंटिक आने वाला है, इसके लिए स्थगित किया, जो पोस्टपोन्ड हुआ अभी, लेकिन ये आमरण अनशन अभी जो शुरू नहीं हुआ वो होने वाली है। लेकिन अभी हम एवरी स्टेट में, मैं वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, आज ही हमको हमारा यह बहुत बड़ा रैली है, मीटिंग भी है, जो यहाँ भी रामलीला मैदान है, जो एकदम ऊपर हार्ट ऑफ में है, जो शियालदा एरिया जी बोलते हैं, वहां पे हमारा मीटिंग है। वहां पे हमने सारे प्लान चौकाट करोगा। तो 12 तारीख जो है ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, जो ईपीएफओ ऑफिस में धावा बोलना है, और बिना रैली करके जाएंगे हम। और ये हमारा नॉर्थ बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल भी है, तो नॉर्थ का ईपीएफओ ऑफिस जो जलपाईगुड़ी में है वहां होगा, और यहाँ का जो ईपीएफओ ऑफिस सॉल्ट लेक जो मेन आरसी बैठता है, वहां पे हम करेंगे। और इसके बाद जैसे कमांडर साहब बताएंगे, जरूर हम साथ देंगे। वेस्ट बंगाल साथ है, एनएससी का साथ है। धन्यवाद सर। ओके, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो संघर्ष इनका चल रहा है, लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और उस संघर्ष को लगातार इस देश के लोग भी देखते आ रहे हैं। मैं, आप जितने भी यहाँ पे लोग अलग अलग स्टेट से बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ यही बताइए, संघर्ष आपका पीछे का दुनिया देख रही है, सिर्फ ये बताइए कि फर्दर जो प्रोग्राम है इस जनवरी का, उसके ऊपर आप लोगों का क्या फोकस है, और किस तरह से आप उस विरोध को दर्ज कराएंगे, और उसमें जीत हासिल करने की आपकी तरफ से क्या क्या कोशिश रहेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम इसी सब्जेक्ट पे फोकस रहते हैं कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट एवर हैपेंड, जो हुआ पीछे सब जानते हैं। इसी के दरमियान लेडीज फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन दादा हमारे बुजुर्ग थे, उनके पास में आया पहले। लेकिन आशा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहां से हैं, और किस तरह से इस जनवरी में जो संघर्ष का एक प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए और सरकार को महसूस हो कि ईपीएस 95 के पेंशनर जो है उनका मांग जरूर पूरा होना चाहिए। तो आप किस तरह से इसको आगे संघर्ष में आप किस तरह से सहयोग कर रही है? जी बताइए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रही हूँ, आशा शेळके हूँ। मैं महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष हूँ। जी सर, अभी तक हम लोगों ने जितना भी संघर्ष किया है, वो हमारे कमांडर साहब को खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, जबकि मोदी साहब से 2 बार मुलाकात होने के बावजूद भी आज तक हमारा काम नहीं हो रहा है, पता नहीं है। और जो कामगार मंत्री है वो बार बार आश्वासन दे रही है, काम हो रहा है, पर पता नहीं सर कब काम होगा, क्योंकि वो लोगों के पास टाइम है, हमारी उम्र खत्म होते चल रही है, हमारे बहन हर रोज जा रहे हैं इस दुनिया छोड़ के। कब तक आस लगा के बैठे सर? ये हमारी उम्र नहीं है आस देखने की। अगर करना है तो वो भी कहीं नहीं, और कब करेंगे वो भी बताते नहीं, अगर नहीं भी करना है वो भी बताते नहीं। क्यों हम लोगों की परीक्षा ले रही है? तो परीक्षा लेने की उम्र नहीं है हमारी। जो भी है हमने साथ बता देना चाहिए, हम भीख नहीं सरकार से। जो हमारे आज तक हम लोग भी, हमारा जो डिवाइडेशन होता है पेमेंट में से, 30-35 साल सर्विस करने के बाद में जो 400, 500, 1100, 700 जो भी हमने सरकार के पास जमा किया है, उसके बदले में पेंशन मिलना हमारा जब हक बनता है, वो हक अगर पूरा नहीं करती तो क्या फायदा है सर इसे सरकार का? जो लोग हम परेशान होके जो खाने के लिए मजबूर है, 1000 रुपए पेंशन हम लोगों को मिलता है, हम दिल्ली में बार बार कैसा जाए?
रहने के लिए जगह नहीं होती है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, और जाने आने के लिए खर्चा होता है। अरे हमारे पास दवाई के लिए पैसा नहीं, तो क्यों हम लोगों को मजबूर कर रही है सरकार, क्यों परेशान कर रही है? अब 12 तारीख को हम लोग ईपीएफ ऑफिस पे जाएंगे, वहां पे हमारे जो कमांडर साहब ने हमको जो बोला है, वो ईपीएफओ के कमिश्नर को वो लेटर सौंपेंगे, तो ताकि वो हमारा डायरेक्ट कामगार मंत्री के पास में जाए, और हम लोगों के लिए बार जगाना हमको जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि वो आश्वासन पे आश्वासन देते, एक भी आश्वासन कंप्लीट नहीं किया है। इसलिए हम अब मरने के लिए तैयार हैं। अब हम लोगों का जो अनशन बन रहा है, दिल्ली में जो प्रोग्राम बन रहा है, उसके उधर हम जाएंगे। हमारा महाराष्ट्र का जो 6 तारीख को है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, पूरे जो जितने राज्य उत्तनों का हर दिन एक एक दिन अलग अलग ठहराया है, वहां रहेंगे। हमारा पेंशन, हमारा हक मांगने के लिए हम वहां पे रहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम हमारी जान देने के लिए तैयार है सर। कृपा करके साहब को हमारा ऊपर तक इतना मैसेज पहुंचाए और हम लोगों को न्याय दीजिए, देने की कृपा कीजिए सर। नमस्कार, धन्यवाद। इस देश में महिला सम्मान की बात होती है। इस देश में नारी को हमेशा ही दुर्गा का रूप माना जाता है, और कितना सम्मान इस देश में नारी को दिया जाता है। वो नारी जब नौकरी करके रिटायर हो चुकी है तो किस तरह से गिड़गिड़ा रही है अपने पेंशन के लिए, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, मैं आना चाहूंगा तिवारी जी, ओम शंकर तिवारी जी, आप कहाँ से हैं? और जैसे मैंने सवाल पूछा था कि इस जनवरी के अंदर में जो प्रोटेस्ट एनएससी ने प्लान किया है, उसके तहत आप लोगों का क्या प्लान है अपने स्टेट में? तिवारी जी। मैं ओम शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति जी। महोदय, मैं 7 साल से बराबर संघर्षरत हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में 9 लाख पेंशनर हैं, और जो हमारा 14 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आंदोलन की सूचना दी गई है, उसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश में 10 भविष्य निधि कार्यालय, हम बड़ी जोरदारी से अपने श्रम मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन ईपीएफ कमिश्नर को 12 तारीख को हम देंगे। चलिए, धन्यवाद सर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हमारे देश के वो बुजुर्ग हैं जो 70 साल 80 साल की उम्र में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम को यूज करने की कोशिश करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे लोगों को इस पे गर्व होना चाहिए कि आज के वक्त पे ये कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, और ये कितना अपने आप को एक लड़ाई लड़ने के लिए इक्विप्ड कर रहे हैं कि उसको अपने नौकरी के दरमियान, जब इन्हें नौकरी कर रहे थे, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। अब ये रिटायरमेंट के बाद उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके लड़ाई लड़ने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं, मुझे गर्व होता है ऐसे लोगों के साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल के करीब है, जिन्होंने पूरी जवानी नौकरी करी, रिटायरमेंट के बाद लड़ाई लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना सीख रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। मुझे तो खुशी तब होती जब ये अपने जिंदगी के खुशनुमा माहौल को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करते। बड़ी दुख होता है देख करके। लेकिन मैं आप सब लोगों पे गर्व करता हूं जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के वक्त में। सी राजेंद्रन जी फ्रॉम तमिलनाडु, सर आप बताएं व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन 12 जनवरी। Sir, first we are going to all MPs in Tamil Nadu, 30 and above MPs, and give to memorandum. Okay. After decided Tamil Nadu NAC committee meeting, after all EPF office in front of protest, commanders are instruction wise. Hundreds of thousands of pensioners in Tamil Nadu. We are going to highly protest in Tamil Nadu by our commander instruction. Okay, great. So इसी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कहते हैं ना कि सबसे बढ़िया जो होता है वो लास्ट का होता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष साहब, जुड़े हुए हैं। सुभाष साहब, आप बताइए कि जो अभी संघर्ष चल रहा है और जिस उम्र में ये संघर्ष लोगों को करनी पड़ रही है, आप लोगों को करनी पड़ रही है, वो तो बहुत ही शर्मसार करता है इस देश को, जहां पे हमारे बुजुर्ग कहते हैं इस जिंदगी से अच्छा है हमें मौत दे दो, लेकिन वो अपना ही पैसा उनको लेने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है।
तो सुभाष साहब, किस तरह से 12 जनवरी को, और आप किस राज्य से हैं ये भी बताइएगा, किस शहर से हैं, और क्या आप लोगों का प्लानिंग है उस दिन? मैं सुभाष पोकरकर, ऑर्गेनाइजर, वेस्ट इंडिया रीजन। ओके। मैं अहमदनगर से आया हूं। हमारा जो आंदोलन चल रहा है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईपीएफओ हर बार हमें आंदोलन करना मजबूर कर रही है, क्योंकि हमारा पैसा होने के वास्ते भी हमें नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कमांडर साहब के नेतृत्व में हम पिछले 7-8 साल से आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। अभी 12 तारीख को कमांडर साहब ने जो बताया, उसके बावजूद 12 तारीख को हम महाराष्ट्र में, गोवा, गुजरात, सभी स्टेट में प्रोटेस्ट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। बाद में 30 जनवरी से दिल्ली में जंतर मंतर पे अनशन हो रहा है, वहां हम बड़ी संख्या में शामिल होंगे। Nowadays, government gives only these ministers, but we cannot believe on that. Actual, when we will get our amount on our account, that is the final day for us for this battle. Okay, thank you. राइट। और मैं चाहूंगा कि कमांडर राउत साहब, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से हमने 8-10 स्टेट तो दिखाया लोगों को कि किस तरह से अलग अलग स्टेट में लोग तैयारी कर रहे हैं इस एजिटेशन का, और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी रहे हैं ये लोग। और जब ये पेंशन अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको समझ रहे थे कि बुढ़ापे में हमारे रीढ़ की हड्डी बनेगी ये पेंशन, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को ही सरकार ने निकाल के अलग कर दिया है। और बुढ़ापे में जब ये आत्मनिर्भर बन सकते थे अपने पेंशन के बदौलत, जहां पे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहते और या अपने बच्चों के पढ़ाई में ही या बिटिया के शादी में ही उस पैसे को लगाना चाहते थे, तो वो पैसा तो इनके हाथ में कभी आ नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि उस 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए जो इनके जमा है पेंशन फंड में, उससे रोटी तक नहीं खा सकते हैं जो 1,000-1,200 रुपए आज इनको मिल रहा है। तो ये बात है। कमांडर साहब, सबसे आपसे मैं जानना चाहूंगा आखिर में कंक्लूजन की, इतने राज्यों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 जनवरी को, क्या 12 जनवरी को ही सरकार को चेत जाना चाहिए कि अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ती रही तो इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक सरदर्द बन सकता है और हो सकता है कि 2024 में उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि रीढ़ की हड्डी ये विश्वकर्मा है, सभी ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा काम नहीं होगा तो सरकार के गले की हड्डी बन सकती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए, बुल्ढाना में सैकड़ों लोग हर रोज क्रमिक अनशन पे बैठते हैं। एक भी सरकारी मुलाजिम को ऐसे नहीं लगा, एक भी सरकार के नुमाइंदे को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ आके उनको देखें। ये तो सेंसिटिविटी की लेवल है। तो इसलिए अभी लोग चेते हैं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का और राजमाता जिजाऊ का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर हम मोर्चा लेके चलेंगे। हम अपने प्रिंसिपल पे अड़ग, हमारे ध्येय पे अड़ग है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि 12 जनवरी को सरकार कुछ हमें दे, नहीं तो फिर हम आगे हमारा कार्यक्रम चलाएंगे। 30 तारीख से हम दिल्ली में अनशन करेंगे और फिर उसके बाद आपने तो लोगों की भावनाएं सुनी, जो हमारी आशा जी बोली कि लोगों को तो मरना अच्छा लगता है, घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम रास्ते पे लड़ते लड़ते। अगर मरना ही है, अगर जीना है तो हम स्वाभिमान से, सुकून से जीना चाहते हैं। और इसीलिए ये आंदोलन है। ये केवल पैसों के लिए नहीं, हमारा स्वाभिमान जीना है। व्यवस्था ने अभिमान जीना है, हमें अपने घर में हमें होना करके रख दिया है। और इसी लोग चेते हैं, जगे हैं और हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो वचन हमको दिया है वो निभाएं। बीजेपी पार्टी ने जो मार्च 2014 दिया है वो निभाए।
ऐसे नहीं होता है कि इलेक्शन का बोलना था तो बोल गए, ऐसा नहीं होता है। लोगों की भावनाएं हैं उसके प्रति, उनका अपना उसमें वजूद का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। और इस अगर हमारे भारत के विश्वकर्मा की ये हालत है तो ये बहुत बुरी बात है। वृद्धों का शाप ना सरकार को छोड़ेगा ना देश को छोड़ेगा। वृद्धों का वरदान देश के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। यही कहना चाहता हूँ माध्यम से। हम ये आंदोलन बहुत बड़ी तौर पे कर रहे हैं और इसमें अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। 8 सतत लोग लड़ रहे हैं और उसको देखने की फुर्सत नहीं। ये कहाँ सिस्टम है? इसको आप आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचाइए और लोगों को बोलिए सरकार में हुए तो क्या हुआ। संवेदनशील होना जरूरी है। देश आदमी बनता है, नदी नालों से नहीं। तो ये जो लोग हैं, आपके लोग हैं, इन्होंने आपके देश के अपने लिए काम किया और ऊपर से कंट्रीब्यूशन किया। तो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनको कुछ नहीं, और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया उनको भर भर के रहे हो आप। ये कौन सा न्याय भाई? कौन सी सिस्टम है ये? कहाँ होता है कामगार काम करे और राज पेंशन लेके बैठे? ये तो गलत बात है। हम दूसरों के पेंशन आप कह रहे हैं, उस पर हमें कोई बोलना नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। हमारा दिया हुआ पैसा है और हमारे 60 साल की उम्र में वो काम नहीं आ रहा है। सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम भी भुगतेंगे और सरकार भी भुगतेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आपको पता होगा कि जो महाभारत की लड़ाई थी वो टल सकती थी। जब कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, कौरव के पास, उन्होंने कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, बस 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। मैं इसलिए ये चीज आपको सुना रहा हूं कि ये इतने संतोषी लोग हैं कि कह रहे हैं कि भाई मेरा जो इतना ब्याज के हिसाब से बनता है 7500 रुपए कम से कम दे दो, 20-20 लाख रुपए रखे हो तो दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो दे दो, बस मुझे 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष बरों का ले न सका। और उसी में रश्मि रथी की लाइनें हैं, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस जनता के वोट के बदौलत, जिस बुजुर्ग के आशीर्वाद के बदौलत हमारी संस्कृति रही है कि सरकार कुर्सी पे बैठती है, आज वही बुजुर्ग अपने रिटायरमेंट के बाद 70-70 साल, 80-80 साल की उम्र में अपनी कह रहे हैं कि इस जीवन से तो ना जीना ही बेहतर है, और चाहते हैं कि आत्मनिर्भर जो बनना था अपने पैसे से उनको मोहताज बना दिया गया। जो बच्चों पे मोहताज होना तो एक अलग चीज है, सरकार ने सारे बुजुर्गों के अपनी मोहताज बना दी। जो सरकार लोगों की मोहताज होती है, वो सरकार ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि लोग सरकार पे मोहताज है। ये डेमोक्रेसी है, ना सदा किसी की रही है ना सदा किसी की रहेगी, ये तय है। जी सर, कुछ कह रहे हैं? सर एक चीज बताना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन हमारा मांग क्या है सर? समझ लो, बहुत ही मिनिमम ये मांग हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या मांगा? 7,500 DA, 7,500 प्लस DA। ये कोई मांग हमने 50,000 तो नहीं मांगा। हमने जो जेन्युइन है, जो कैलकुलेशन ऑफ EPFO खुद बोलता है, जब अभी 15,000 ऊपर हो रहा है, 15,000 का 8.33 1250 करके हमने दिखाया, तो 15,000 का अगर 50% क्या होता है? 7,500 है। जो 15,000 मल्टीपल बाई 35, क्योंकि 30 बोलते हैं 35 साल तक सर्विस कर सकता है, डिवाइडेड बाई 70, 7,000 आएगा एज पर देयर कैलकुलेशन। हमने कुछ ज्यादा मांगा ही। और क्या मांगा? मेडिकल फैसिलिटी। अरे भाई, तुम आयुष्मान भारत भी हमको नहीं देगा। यहाँ जो स्टेट में कभी जैसे हमारा स्वास्थ्य साथी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वो भी नहीं देगा। क्या बोलेगा? ये पेंशनर्स है, तुम्हारा पास मकान है, तुम्हारा एक स्कूटर है। अरे भाई, नौकरी का टाइम में हमने कैसे भी करके बच्चों का पेट काट के भी हमारा पेट के ये सब किया था, लेकिन इसके बदले हमको अभी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जो अपने आप बोल रहा है, जो 84 करोड़ को आप फ्री रेशन बांट रहे हैं। यस सर, ऐसा लगता है मौजूदा वक्त में कि जो पेट काट के इस देश के तमाम पेंशनरों ने, चाहे किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हो,
उन्होंने जो पैसे जमा किया था, लगता है मौजूदा वक्त में बस वो पैसा जमा किया था अपने बाल बच्चे परिवार के लिए नहीं, सिर्फ सरकार को चलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और जिस देश में सरकार को अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उस देश में लोग ही सरकार का ध्यान रख रहे हैं और जबरदस्ती रखवाया जा रहा है। शायद अपने पास वक्त कम है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मुझे फक्र होता है और देश को देखना चाहिए कि जब आप लोग इस उम्र में भी आके अपनी लड़ाई के लिए डट के खड़े हैं, तो इस देश में अगर आप जैसे लोग हो जाए, तो पता नहीं इस देश सोने की चिड़िया जो कही जाती रही है, अब है कि नहीं है पता तो नहीं है, लेकिन सोने की चिड़िया दोबारा जरूर बन सकती है। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।